नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। आज हम फिर से ऑर्गन के ऊपर बात करेंगे। ये आज अभी इस मंथ की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे जुलाई में, क्योंकि मैं फिर 1 महीने के लिए नहीं हूँ। और जुलाई में जब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन की क्लास, तो ऑल्टरनेट फ्राइडेज को, जैसे एक फ्राइडे को ऑर्गन पे क्लास किया करेंगे, एंड द नेक्स्ट फ्राइडे जो होगा वो हम कोई ना कोई मटीरिया मेडिका के ऊपर बात किया करेंगे, कोई ना कोई रेमेडी के ऊपर। तो ऑल्टरनेटली हम एवरी वीक एक क्लास किया करेंगे, एक फ्राइडे ऑर्गन की, एंड देन नेक्स्ट फ्राइडे मटीरिया मेडिका की। ऑर्गन के अभी कुछ ही एफोरिज्म रह गए हैं। 246 तक तो हमने कर ही लिया था, आज वो शायद हो जाए 253 254 तक। तो उसके बाद अराउंड 40 के करीब ही एफोरिज्म रह गए हैं। तो जब एक बार एफोरिज्म या ऑर्गन का ये फिनिश हो जाएगा, तो फिर हर फ्राइडे वी विल बी डूइंग मटीरिया मेडिका। ठीक है, तो ये आगे की जो भी प्लानिंग है मैं आपको बता दी मैंने। चलिए शुरू करते हैं अभी। और मटीरिया मेडिका की जो क्लास होगी वो लाइव ही होगी। वो हम इस पे गूगल पे नहीं डालेंगे। हो सकता है कुछ छोटे बहुत क्लिप्स डाल दें, 1 मिनट के 2 मिनट के, लेकिन पूरी क्लास जैसे ऑर्गन की हम डालते हैं वैसे नहीं डालेंगे। ठीक है ना। सो जिसने भी अटेंड करना हो वो लाइव ही अटेंड करे। तो ये मत कंफ्यूजन रहे के बाद में उस पर यूट्यूब पे, सॉरी, हम डालेंगे उसको। चलिए शुरू करते हैं एफोरिज्म 247 से। सो लास्ट टाइम हमने कुछ कंडीशंस के बारे में बात की थी। ठीक है, इन सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेस के जो डोजेज है, जब डिजीज सिवियर है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें जो डोजेज हैं वो रिपीटिशन पे दी जा सकती हैं। उसी के बारे में आगे है, अंडर दीज कंडीशन, तो उन्हीं कंडीशंस के अंडर द स्मॉलेस्ट डोजेज ऑफ द बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन may be repeated with the best, often with the incredible results at intervals of 14, 12, 10, 8, 7 days। ठीक है ना। तो 2 हफ्ते से लेके 1 हफ्ते के इंटरवल के बीच में उनको रिपीट किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन उन स्पेशल कंडीशंस में जिनकी हमने लास्ट टाइम बात की थी। एंड वेयर एज rapidity is requisite in chronic diseases resembling cases of acute diseases। वो क्रॉनिक डिजीजेज जहां पे एक्यूटली कोई एपिसोड आ गया है, जैसे अस्थमा का है, जैसे कोई ब्रोंकाइटिस का है, जैसे कोई कार्डाइटिस का है, कोई ऐसी प्रॉब्लम बीच में आ गई हैं, तो वहां पे रैपिडिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है एट स्टिल शॉर्टर इंटरवल्स, बट इन एक्यूट डिजीजेस। लेकिन जो प्योर एक्यूट डिजीजेस हैं, वेरी मच शॉर्टर पीरियड्स में, जैसे कि 24 घंटे में एवरी 24 आवर्स, 12, 8, 4 आवर्स इन द वेरी एक्यूटेस्ट, एवरी आवर, अप टू एज ऑफन एज एवरी 5 मिनट्स। 5-5 मिनट के रिपीटिशन भी आप उसके बाद दे सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी केसेस हैं जहाँ पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट अगर ना दी, हमने रिपीटिशन ना की, तो ही माइट गो विद, जो फेट है उसका बुरा खतरनाक हो सकता है। तो वहाँ पे हम एज सुन एज 5 मिनट्स भी उसको रिपीट कर सकते हैं। इन एवरी केस इन प्रोपोर्शन टू द मोर और लेस रैपिड कोर्स ऑफ द डिजीज। ठीक है ना। तो मैं डिजीज को देख के पता लग जाता है कि इसकी रैपिडिटी बहुत फास्ट है, बहुत क्विकली एडवांस कर रहा है। उस स्पीड को देख के, उस एडवांसमेंट की स्पीड को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंटली हमें मेडिसिन रिपीट करने की ज़रूरत है, एंड ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन एम्प्लॉयड। ठीक है ना। और हमारी मेडिसिन का एक्शन कितनी देर तक रह रहा है। अगर 10 मिनट तक रह रहा है तो हमें 10 मिनट के बाद करना है। अगर 15 मिनट के बाद हल्की हल्की एग्रावेशन हमें देखने को मिलती है तो एवरी 15 मिनट्स हमें उसको रिपीट करना है। ऐसे ही डेज में अगर लगता है भी 15-20 दिन के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हो जाता है, तो वी कैन रिपीट आफ्टर दीज मैनी डेज, एज इज मोर डिस्टिंक्टली एक्सप्लेन्ड इन दी लास्ट नोट। जैसे कि लास्ट नोट में डॉक्टर हनुमान बता रहे हैं, मैंने बता दिया है आपको। The dose of the same medicine may be repeated several times according to circumstances। उसी दवाई की डोज हम, सेम डोज ऑफ द सेम मेडिसिन मे बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, कई बार हम उसको रिपीट कर सकते हैं
सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली। कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी साथ में मेडिसिन चलती है जो काउंटरैक्ट कर देती है एक्शन को, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आसपास के पेशेंट के कि वो जल्दी से उसको रिलैप्स की स्टेट में ले जाते हैं, या डिजीज ही ऐसी है उसकी, ठीक है ना, विच इज बेसिकली रिएक्टिंग वेरी स्लो। तो वहां पे स्लो इन द सेंस कि बड़ा कम वाइटैलिटी है, ये नहीं भी स्लो एम्यूलरेशन चल रही है तो उसको फास्ट करने के लिए, नहीं, एम्यूलरेशन चल के रुक जाती है, जल्दी एम्यूलरेशन चलती है थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, बट ओनली सो लॉन्ग एज अंटिल आइदर रिकवरी एंस्यूज, लेकिन सिर्फ उतनी देर तक ही रिपीटिशन करनी है जब तक रिकवरी चल रही है उसकी, और द सेम रेमेडी सीजेस टू डू गुड, या फिर वो जो रेमेडी है वो जितना भी उसने काम करना था वो कर चुकी है, उससे ज्यादा वो काम नहीं कर सकती, एंड द रेस्ट ऑफ द डिजीज प्रेजेंटिंग अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिम्टम्स डिमांड्स अ डिफरेंट होम्योपैथिक रेमेडी। और अब कुछ ऐसे सिम्टम निकल के आ गए हैं जहां पे वो ग्रुप ऑफ सिम्टम ही कंप्लीटली डिफरेंट है टू द रेमेडी विच वी वर गिविंग, ठीक है ना, और उससे हमें देखने को मिलता है कि नहीं अभी कोई और रेमेडी हमें सोचनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी इसको पेशेंट को, तो तब तक ही उसको रिपीट करना है, ठीक है, जब तक या तो रिकवरी उसकी चल रही है, या फिर जब हमें एक नए सेट ऑफ सिम्टम मिल गए कि भाई नए सिम्टम्स आ गए हैं, अब वो जो पुराने वाले हैं वो तो चले गए हैं, तो ये जो मेडिसिन चल रही थी इसका भी काम खत्म हो चुका है। 249 every medicine prescribed for a case of disease which in the course of its action produces new and troublesome symptoms not appertaining to the disease to be cured is not capable of affecting real improvement, ठीक है ना, कोई भी मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं अगर वो नए और ट्रबलसम सिम्टम्स, ठीक है ना, ट्रबलसम होने चाहिए, पहले जो सिम्टम थे उनसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है ये सिम्टम, नया है, कभी नहीं हुआ, और वायलेंस थोड़ी सी ज्यादा है पहले से, तो ये जो होते हैं नॉट अपरटेनिंग टू द डिजीज, और ये डिजीज के साथ किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है जिस डिजीज को हमने क्योर करना है, इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्टिंग रियल इंप्रूवमेंट, ये जो मेडिसिन है ये रियल इंप्रूवमेंट नहीं प्रोड्यूस कर सकती, चाहे उसने 3-4 सिम्टम पुरानी वाली के डिक्रीज भी कर दिए, मिलरेट भी कर दिए, लेकिन जो नए सिम्टम आए वो ज्यादा ट्रबलसम है एंड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज होम्योपैथिकली सिलेक्टेड। तो ये जो रेमेडी होती है अगर ऐसा हमारे पास सिनेरियो आता है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये कोई होम्योपैथिकली मतलब सिमिलर रेमेडी है। इट मस्ट देयरफॉर आइदर इफ द एग्रेवेशन भी कंसिडरेबल, तो या तो अगर एग्रेवेशन बहुत ज्यादा कंसिडरेबल है, जो कि क्यों होती है वो फुटनोट में बताएंगे भी क्यों हो जाती है एग्रेवेशन इतनी ज्यादा, बी फर्स्ट पार्शली न्यूट्रलाइज्ड एज सुन एज पॉसिबल बाय एन एंटीडोट, तो एक एंटीडोट देनी पड़ती है हमें उस मेडिसिन की। एंटीडोट इस चीज के ऊपर बेस्ड होती है कि कौन से नए सिम्टम जो वायलेंटली आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो योर एंटीडोट शुड बी बेसिकली सिमिलर टू दो सिम्टम्स, ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल बाय एन एंटीडोट बिफोर गिविंग द नेक्स्ट रेमेडी, अगली दवाई देने से पहले एक एंटीडोट देनी पड़ती है ताकि वो जो ट्रबलसम सिम्टम्स आए हैं, नए सिम्टम्स आए हैं, उनको पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको पहले शांत किया जाए, वापस जो स्टेट थी ये नए सिम्टम्स के आने से पहले वहां पे पेशेंट को पहले तो लाया जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेमेडी है चोजन मोर एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ऑफ द एक्शन, ठीक है ना, अब जो नई दवाई चुननी है वो हमने बड़े ध्यान से चुननी है, बड़ी एक्यूरेटली चुननी है जो कि उसके सिमिलर हो, और इफ द ट्रबलसम सिम्टम्स बी नॉट वेरी वायलेंट, अगर ट्रबलसम सिम्टम ज्यादा वायलेंट नहीं है द नेक्स्ट रेमेडी मस्ट बी गिवन इमीडिएटली, अगली दवाई सबसे पहले उसको दो, ठीक है ना, अगर सिम्टम्स वायलेंट नहीं है, वो जो सिम्टम्स है अपने आप ही जब आप नेक्स्ट दवाई दोगे जो कि उसके सिमिलम है तो जो सिम्टम्स आए भी हैं वो अपने आप चले जाएंगे, इन ऑर्डर टू टेक द प्लेस ऑफ द इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड वन, ठीक है ना, तो जो सही दवाई है उसको चूज करना है हमने, ताकि जो इम्प्रॉपरली सिलेक्टेड वन हमने चूज कर ली थी, गलत चूज कर ली थी दवाई, और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ गए थे, नए सिम्टम्स आ गए थे जो कि तकलीफ दे रहे थे, उनको ठीक किया जाए और जो ओरिजिनल डिजीज है उसको भी ठीक किया जाए। अब वो ज्यादा जो ट्रबलसम सिम्टम है वो कैसे होते हैं, कब होते हैं, as all the experience shows that the dose of the specially suited homeopathic medicine can scarcely be prepared too small to affect perceptible amelioration in the disease for which it is appropriate। मतलब जितनी मर्जी हम मिनिमम डोज दे लें, हमें ये एक्सपीरियंस बताता है कि
जो हमने एक डोज देनी है होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो हमने बिल्कुल सही चूज की है, अप्रोप्रिएट है, हमारे सामने जो केस है उसके अप्रोप्रिएट है, चाहे हम वो जितनी मर्जी मिनिमम क्वांटिटी में दे दें, वो एक परसेप्टिबल देखने वाली एम्यूलरेशन हमेशा देती ही देती है। इतनी वो कम कभी भी नहीं हम बना सकते कि वो परसेप्टिबल एम्यूलरेशन दे ही ना। ठीक है ना। ये क्यों बता रहे हैं डॉक्टर हनीमन, क्यों कभी कभी सोचते भी अरे इसमें आराम नहीं शुरू हुआ पेशेंट में, दवाई तो दी थी सही है मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा आराम नहीं देखने को मिल रहा, सिम्टम नहीं ठीक हो रहे, शायद मेरी दवाई कहीं छोटी ना हो, डोज कहीं कम ना हो, मैंने बहुत कम डोज तो नहीं दे दी, 2 ही ग्लोब्यूल दिए थे, 4 ही ग्लोब्यूल दिए थे, 5-7 ही दिए थे, वो कम ना हो उसमें, शायद दवाई ही ना हो उसमें। तो ये जो थिंकिंग है इसके अगेंस्ट ये बताया कि हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि सही दवाई है, अप्रोप्रिएट है, सिमिलिमम है, होम्योपैथिक है, जो भी केस है आपके सामने, उसमें कभी भी इतनी छोटी नहीं हो सकती, कभी भी इतनी स्मॉल नहीं हो सकती कि वो एक परसेप्टिबल एम्यूलरेशन दे सके। ठीक है ना। वो हमेशा ही देगी, अगर वो सही है तो आपको देखने में एम्यूलरेशन ऑफ सिम्टम मिलेगा ही मिलेगा। वी शुड एक्ट इनजुडिशियसली, हम इनजुडिशियसली एक्ट करेंगे, हर्टफुली एक्ट करेंगे कब, जब हम ये सोच रखेंगे कैसी, वर वी वेन नो इम्प्रूवमेंट और सम दो इट बी इवन स्लाइट एग्रवेशन एंस्यूज, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई या बहुत कम इंप्रूवमेंट हुई, जैसे मैंने आपको बोला बहुत कम सिम्टम्स को इंप्रूवमेंट हुई, लेकिन साथ में क्या है, एग्रवेशन स्टार्ट हो गई, aggravation ensues to repeat or even increase the dose of the same medicine as is done in the old symptom। हम injudiciously और hurtfully एक्ट करेंगे तब जब हमें सामने देखने को मिल रहा है कि मेरी दवाई के बाद इंप्रूवमेंट नहीं आई या हल्की सी इंप्रूवमेंट आई और साथ के साथ ही एग्रावेशन भी स्टार्ट हो गई कुछ सिम्टम्स की, या कोई नए सिम्टम्स आने शुरू हो गए। उस वक्त हम ये सोच के कि शायद मेरी डोज बहुत छोटी है, शायद उसमें मेडिसिन कम थी, हम उसकी फिर से डोज दें या डोज इंक्रीज करके दें, जैसे कि ओल्ड सिस्टम में किया जाता था। अगर हम ऐसा करते हैं तो वी आर बेसिकली एक्टिंग इन जुडिशियसली, दिस इज नॉट अ जुडिशियस एक्ट, ये सही एक्ट नहीं है, इट इज अ हर्टफुल एक्ट, ये पेशेंट को तंग करेगा, अंडर द डिल्यूजन that it was not efficacious on the account of its small quantity। हम ये डिल्यूजन दिमाग में रखें कि इसने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी डोज स्मॉल थी। स्मॉलेस्ट ऑफ द डोज अगर सही दवाई है थोड़ा बहुत आराम जरूर देगी पेशेंट को। every aggravation by the production of new symptoms when nothing untoward has occurred in the mental or physical regimen invariably proves unsuitableness on the part of the medicine formerly given in the case of disease before us, but never indicates that the dose has been too weak। कोई भी ऐसी एग्रावेशन आती है जहां पे नए सिम्टम्स की प्रोडक्शन हो रही है, और खास करके जब कोई मेंटल और फिजिकल उसके रेजिमेन में रूटीन में कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई खास, ये सिर्फ हमें यही बात बताता है कि जो मेडिसिन हमने दी है दैट इज अनसूटेबल टू द केस, ये सही नहीं है दवाई। लेकिन ये कभी नहीं बताता कि मेडिसिन टू वीक है, कि मेडिसिन कम थी उसमें, या डोज उसकी कम थी, या उसकी पावर कम थी, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ हमें ये बताता है कि जो दवाई थी वो गलत थी। तो अगर उसके हम बार बार रिपीटिशन करते रहते हैं ये सोच के नहीं यार दवाई शायद कम हो, स्मॉल डोज थी, फिर भी हम रिपीट करते रहते हैं, तो हम वैसी एग्रावेशन प्रोड्यूस कर देंगे जिसके लिए फिर हमें एंटीडोट करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज एंटीडोट एक सिंगल डोज के साथ अगर आपकी गलत भी है मेडिसिन, एंटीडोट करने की जरूरत नहीं पड़ती मेडिसिन को। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। When to the observant practitioner who accurately investigate the state of the disease, it is evident in urgent cases after the lapse of only 6, 8 or 12 hours that he has made a bad decision in the medicine last given। अगर एक प्रैक्टिशनर ऑब्जर्वेंट है, वो ध्यान से देखता है, जो एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेट करता है, तो जो अर्जेंट केसेस होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे एक्यूट है या कोई अर्जेंटली डिटीरियोरेशन चल रही है, तो पहले 6, 8, 12 घंटे में ही पता लग जाता है कि जो दवाई हमने लास्ट दी है वो सही नहीं है। In that the patient state is growing perceptibly, however slightly, worse from hour to hour। एक एक घंटे के बाद जो उसकी तबीयत है वो थोड़ी थोड़ी करके खराब होती जा रही है पेशेंट की,
वहां से हमें समझ में आया था कि नहीं, दवाई ठीक नहीं है। तो उसी दवाई को कंटिन्यू करते रहना, वेट करते रहना, ये हमारी तरफ से एक बहुत ही बड़ी गलती होगी ऐसे केसेस में, क्योंकि ऐसे केसेस टाइम नहीं देते ज़्यादा। By the occurrence of new symptoms and sufferings, it is not only allowable for him, but it is his duty to remedy his mistake. और अगर नए सिम्टम आ रहे हैं और पेशेंट की तबीयत और खराब 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 होती जा रही है, ठीक है ना, तो पहले तो ये अलाउएबल ही नहीं है उसके लिए कि वो रिपीट करे, लेकिन उसकी ये ड्यूटी भी बनती है कि अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को ठीक करे कि उसने गलत दवाई दे दी है। By the selection and administration of a homeopathic medicine, not merely tolerably suitable, but the most appropriate possible for the existing state of the disease. अब अगर कोई नए सिम्टम भी आ गए और पुराने भी हैं, तो ये जो पूरी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ डिजीज है, इसके अप्रोप्रिएट, इसके होम्योपैथिक उसको एक मेडिसिन ढूंढनी है जो पेशेंट को इस समय पे देनी चाहिए, ताकि वो जहां तक डिटीरियोरेट हो चुका है वहां से वापस आ सके। There are some medicines, for example, Ignatia, also Bryennia and Rus, sometimes Belladonna, whose power of altering man's health consists chiefly in alternating actions, a kind of primary action symptoms that are in part opposed to each other. Should the practitioner find on prescribing one of these selected on strict homeopathic principles that no improvement follows, he will in most cases soon affect his object by giving, in acute diseases, even within a few hours, a fresh and equally small dose of the same medicine. कुछ मेडिसिन हैं, इसके बारे में प्रूविंग में भी बात हुई थी हमारी, ठीक है ना, कि प्रूविंग में भी ये अल्टरनेटिंग स्टेट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि इग्निशिया, ब्राइनिया, रस्टॉक्स और कभी कभी बेलाडोना, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग एक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अ काइंड ऑफ प्राइमरी एक्शन सिम्टम दैट आर इन पार्ट अपोज टू ईच अदर, कुछ ऐसे प्राइमरी एक्शन में सिम्टम प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि ओरिजिनल डिजीज के अपोज्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिम्टम, एक तो पहली तो बात, इन केसेस में ट्रबलसम नहीं बनते, वो आ जाते हैं, रहते हैं, लेकिन दे विल नॉट बी वेरी ट्रबलसम सिम्टम्स। तो वहां से भी एक हमें आइडिया मिलना शुरू हो जाता है कि दवाई शायद उसने ऑल्टरनेटिंग एक्शन प्रोड्यूस किया है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस में होता है, ठीक है। मैंने कई केसेस हैं जो इग्निशिया दी है, रस्टॉक्स दी है, ब्राइनिया दी है, ठीक है ना, एक आधी बार ये चीज़ देखने को मिली है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर ऑफ द फिनोमिना विच विल बी सीन, स्पेशली अगर आपकी डोज बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, आपने 200 पोटेंसी में दी है, तो बहुत रेयरली ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मिल सकती है इन दवाइयों में खास करके। थोड़ी बहुत एक दो और भी होंगी, ठीक है, स्पाइजेलिया जैसी मेडिसिन जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग एक्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके प्लांट रेमेडीज। तो यहाँ पे क्या करना है, क्यों क्या होता है कि जो नए सिम्टम्स आते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन पुराने वाले इंप्रूव नहीं होते, वो एक स्टेटस को बन के रुक जाता है, ना नए वाले बढ़ रहे हैं, ना वो ज़्यादा ट्रबल दे रहे हैं, लेकिन पुराने वाले भी नहीं कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक और स्टिमुलेशन दोबारा से देनी पड़ती है। हुआ क्या यहाँ पे, अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए, तो एक तो ओरिजिनल डिजीज थी ऑलरेडी पड़ी, हमने इग्निशिया जैसी एक मेडिसिन दी जिसने ओरिजिनल डिजीज के कुछ सिम्टम्स के ऑल्टरनेट सिम्टम प्रोड्यूस कर दिए, उसके उल्ट, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एक्शन वाले कोई ना कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर दिए उसने, चलो ठीक है कर दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने प्राइमरी एक्शन में करने ही थे, वैसे भी करने थे उसने, तो उसने जब प्रोड्यूस किए, तो अब इसके बाद उसने एक्शन करना था कि वापस जो है उसको रिप्लेस करना था बीमारी को, लेकिन उसने अपनी जितनी भी पावर थी वो ऑल्टरनेटिंग एक्शन प्रोड्यूस करने में ही जाया कर दी और वहीं पे रुक गई, वो वहीं पे उसका जो जो भी असर था वो खत्म हो गया। और खास करके ऐसा होता है मोस्टली एक्यूट डिजीजेस में, ठीक है ना, क्रॉनिक में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो इतनी स्पेशली जो एक्चुअल क्रॉनिक है, जो स्लो मूविंग डिजीज है, जहाँ पे थोड़ी कोई इमरजेंसी कंडीशंस नहीं है या रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज नहीं है, वहाँ पे आपको ये सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलते नहीं, ठीक है ना, मोस्टली एक्यूट फेजेस में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि उसी मेडिसिन की एक डोज रिपीट कर देनी है, लेकिन स्मॉल डोज रिपीट कर देनी है, तो जहाँ पे वो एक्शन रुक गया था वहाँ से वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो प्राइमरी एक्शन जो है वो होके कंप्लीट, वाइटल फोर्स का सेकेंडरी एक्शन शुरू हो जाएगा, एंड द डिजीज स्टेट विल बी रिपेल्ड अवे, इट विल बी क्योर्ड,
ठीक है ना। लेकिन अगेन ये नहीं सोचना कि इस मेडिसिन के साथ ऐसा होना ही होना तो अपनी दूसरी डोज पहले ही दे दो, नहीं, देखो उसको, समझो उसके एक्शन को, समझो मेडिसिन के एक्शन को। भी मेडिसिन हमने पहले भी जब डॉक्टर कैंट की 12-12 ऑब्जर्वेशन की थी तो उसमें हमने बात की थी कि या तो मेडिसिन काम करती है या नहीं काम करती। नहीं काम करती तो इसका सीधा मतलब है कि मेडिसिन गलत है। अगर काम करी तो उसमें हमने देखना भी क्या काम कर रही है, वो एग्रेवेशन कर रही है, एमल्ट्रेशन कर रही है, या नए सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, या ओल्ड सिम्टम निकाल रही है, काम क्या कर रही है वो, ठीक है ना। तो वो जो काम कर रही है उसको समझना है हमने, द वर्क इट इज डूइंग, ठीक है। देन थिंक अबाउट दीज एफोरिज्म्स के इसके हिसाब से वो चीज कहाँ पे सेट हो रही है। क्या वो जो न्यू सिम्टम बहुत ट्रबलसम बनते जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें मेडिसिन चेंज करनी है। क्या वो जो न्यू सिम्टम है वो आके रुक गए, और जो मैंने दवाइयाँ दी हैं वो इनमें से हैं जहाँ पे अल्टरनेटिंग एक्शन होता है, तो ठीक है। अगर रुक गए हैं, मैं थोड़ी देर 1 घंटा और वेट कर सकता हूँ। अगर फिर भी नहीं आगे से को स्टार्ट होता, देन आई विल गिव अ डोज ऑफ द सेम मेडिसिन, एक नई फ्रेशली इक्वली स्मॉल डोज ऑफ द सेम मेडिसिन दे देनी है उसको। But should we find during the employment of the other medicines in chronic psoriatic diseases that the best selected homeopathic medicine in the suitable minutest dose does not affect an improvement? This is a sure sign that the cause that keeps up the disease still persists, and that there is some circumstance in the mode of the life of the patient or in the situation in which he is placed that must be removed in order that a permanent cure may ensue. लेकिन अगर हमें दिखता है कि जब हमने मेडिसिन दी, खास करके जो सोरिक डिजीजेज हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, और हमने सही दवाई दी, अपनी बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन दी, बेस्ट डोज दी, लेकिन वो इंप्रूवमेंट नहीं इफेक्ट कर पा रही प्रॉपरली, या करती है फिर रुक जाती है, करती है फिर रुक जाती है, ठीक है। तो वहां पे हमें एक देखने को ये भी देखना चाहिए कि देर मस्ट बी समथिंग इन द सर्कम, उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें कोई चीज़ ऐसी है, उसके मोड ऑफ लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है, उसके खाने पीने में हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो कि वो बार बार उसको इस सिचुएशन में पहुंचा देती है या यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही, और उस चीज़ को हमें रिमूव करना है। तो पेशेंट को समझाना पड़ता है इससे दूर हो जाओ, ये मत करो, या ऐसे कर लो, ये वाली आदत डाल लो लाइफ में। तो इन चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। बट अगेन ये आपको बहुत कहीं पे कोई चीज़ ही ऐसी है, खास करके कोई डाइट में या रेजिमेंट में, या पेशेंट के जो एक हम बोल देते हैं कि एक डेली रूटीन है उसमें कोई अजीब सी चीज़ है तो ही ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। अदरवाइज कोई ऐसी खास दिक्कत आती नहीं है, अगर आपकी मेडिसिन सही है वो ठीक करती जाती है इन एवरी सिचुएशन। क्योंकि हम जब बात करते ही हैं कि बाहर के सर्कमस्टांसेस हमें तब तक नहीं तंग कर सकते जब तक हमारे अंदर की कोई ना ससेप्टिबिलिटी या डिस्पोजिशन ना हो, ठीक है ना। तो जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो ससेप्टिबिलिटी और डिस्पोजिशन के ऊपर काम कर रही है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक वो रेक्टिफाई नहीं हो जाते तो बाहर के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हमें अफेक्ट करते रह सकते हैं, क्योंकि आपने मेडिसिन दी तो उसी दिन तो उसने रेक्टिफाई नहीं हो जाना, उसने भी समय लेना है। तो बीच में उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपने, ठीक है ना। मॉरल रेमेडीज़ देने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कोई ना कोई कंसोलेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, थोड़ा हौसला देने की, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ शब्द बोलने की, कुछ समझाने की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बट वंस ही हैज़ गॉन थ्रू दैट मार्क, उसको पास कर जाएगा जब वो ससेप्टिबिलिटी, फिर इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं, फिर ये चीज़ें कोई हमें अफेक्ट नहीं करती खास। Among the signs that in all diseases, especially in such as are of an acute nature, inform us of slight commencement of amelioration or aggravation that is not perceptible to everyone, the state of mind and the whole demeanor of the patient are the most certain and instructive. Among these signs that in all diseases, all the signs जो भी साइन है डिजीज के उनमें से, ठीक है ना, इन ऑल डिजीजेस, हर तरह की बीमारी में चाहे वो एक्यूट नेचर की क्यों ना हो, उन साइंस में हमें कौन से साइंस हैं जो बताते हैं कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट या थोड़ी सी एग्रावेशन हो गई है, ठीक है ना, जो कि परसेप्टिबल नहीं होते सबको, वो होते हैं स्टेट ऑफ माइंड एंड द होल डिमीनर ऑफ द पेशेंट। जो स्टेट ऑफ माइंड है, मेंटल स्टेट है पेशेंट की, और उसका जो डिमीनर है, एटीट्यूड है,
दे आर द मोस्ट सर्टेन एंड इंस्ट्रक्टिव। वो सबसे सर्टेन और सबसे इंस्ट्रक्टिव होते हैं ये बताने में कि पेशेंट में एमल्ट्रेशन शुरू हो गई है कि एग्रेवेशन शुरू हो गई है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन स्पेशली इन एक्यूट डिजीजेस। क्रॉनिक में भी वही बताते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद। एक्यूट में तो उसी टाइम बताना शुरू कर देंगे हमें, जैसे आपने मेडिसिन दी। इन द केस ऑफ एवर सो स्लाइट एन इंप्रूवमेंट, बहुत थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, स्लाइटेस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वी ऑब्जर्व अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंफर्ट, increased calmness and freedom of mind, higher spirits, a kind of return of the natural state। तो हमें क्या दिखता है, कंफर्ट आना शुरू हो गया पेशेंट को, कामनेस बढ़ गई है, शांति बढ़ गई है मन की, मन में एक फ्रीडम है, आज़ादी है। जो पहले तकलीफ के साथ बंधा हुआ था इंसान, वो भी आज़ाद होना शुरू हो गया। एंड देर इज़ हायर स्पिरिट, एक एनर्जी उसकी जो है वो बड़ी है पहले से। मोस्टली पेशेंट्स को के जो अटेंडेंट्स वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब फ़र्क तो है, पेशेंट ठीक लग रहा है देखने में। हम पूछेंगे भी क्या फ़र्क लग रहा है, डॉक्टर साहब ऐसे बताना मुश्किल है जी, लेकिन ठीक लग रहा है पहले से। तो वो जो एक उनके भी, क्योंकि वो बताना मुश्किल इसलिए क्योंकि वो स्लाइटली अभी शुरू हुआ है, दैट इज द फर्स्ट इंप्रूवमेंट। बहुत थोड़ी है, 1-2 मिनट में हमें देखने को मिल गई, पहले 5 मिनट में देखने को मिल गई कि पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब ठीक लग रहा है, अभी लग रहा है, पेशेंट खुद बोलता है अभी लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक जो डिमीनर और उसकी जो मेंटल स्टेट है उसमें चेंज आई है। उसी के ऑपोजिट, in the case of ever so small a commencement of aggravation, we have on the contrary the exact opposite of this। इसके exact opposite देखेगा अगर aggravation हुई, a constrained helpless pitiable state of the disposition of the mind and the whole demeanor। ठीक है ना, एक कंस्ट्रेंड हेल्पलेस स्टेट बन जाती है, एक पिटिएबल स्टेट बन जाती है, और करा रहा है और रेस्टलेस हो रहा है वो। ठीक है ना, इतना पहले नहीं था, जो उसका डमीनर है, एटीट्यूड है, वो चेंज हो गया, नेगेटिव हो गया है। ऑफ ऑल जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड एक्शंस, जितने भी उसके पोस्चर, एक्शन एंड जेस्चर्स हैं, वो सब ये बता रहे हैं कि पेशेंट जो है एग्रेवेटेड हो चुका है। विच मे बी इजीली परसीव्ड ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन बट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ठीक है ना, वही बात आएगी ना, क्या अटेंडेंट होना डॉक्टर साहब पहले से ठीक नहीं लग रहा बच्चा, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा, क्या बड़ा हुआ लग रहा है, पता नहीं जी, बेचैन सा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है पहले से, कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ तो और बड़ा है। तो हमें परसीव तो हो जाएगा कि ठीक हुआ है कि गड़बड़ हुई है। हो सकता है हम उसको शब्दों में ना बता सके, हो सकता है हम ये ना बता सके भी क्या ठीक हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि वो सटल चेंजेस होती हैं पेशेंट के बिहेवियर में, उसके डिमीनर में, उसके एक्शन में, उसके जेस्चर्स में, उसकी स्टेट में, जो हम देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, लेकिन बतानी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, तो ये जो पहली चीज़ है, ये बड़ी बार पेशेंट क्रॉनिक डिजीज में भी, कोई बहुत सालों से बीमारी चली आ रही है, पेशेंट को आप पूछोगे हाँ जी क्या हाल है, उन्होंने डॉक्टर साहब ठीक है, फिर आप सिम्टम पूछना शुरू करते हो, ये कैसे, डॉक्टर है अभी तकलीफ है लेकिन ठीक लग रहा है, पहले से ठीक है। क्या ठीक है पहले से? फीलिंग अच्छी है जी, थोड़ी अब लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक है ना, तो उनको ये फील आनी शुरू हो जाती है कुछ ही दिनों में क्रॉनिक डिजीज में, कि जब सही मेडिसिन हो, जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हो, कि अभी मेरे को ठीक लगना शुरू हो गया है। उसी के ऑपोजिट, चाहे सिम्टम इंप्रूव हुए, नहीं हेडेक तो कम है जी पहले से, पेट भी ठीक, पर ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं, शायद वीकनेस है, पता नहीं, तो मन नहीं करता काम करने का, ठीक ठीक नहीं लग रहा है। तो वो भी है एक स्टेट, वहां से हमें समझ जाना चाहिए कि भी दवाई हमारी जो है वो गलत है। ये नहीं भी उसको रिपीट करते रहो, अच्छा ये चलो ये 2 सिम्टम तो ठीक हुए हैं, आंख की दर्द कम हुई है, कान की दर्द कम हुई है, चाहे पेशेंट नहीं ठीक, नहीं, पेशेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यही फर्क है कि आप टिश्यू को देख रहे हो, आप ऑर्गन को देख रहे हो कि पेशेंट को देख रहे हो। ठीक है ना, पेशेंट ठीक होना चाहिए, टिश्यू ऑर्गन तो पेशेंट की हो तो अपने आप ठीक कर लेगा बाद में, पहले आपका पेशेंट ठीक होना चाहिए, उसके डिमीनर में, उसके स्टेट ऑफ माइंड में, डिस्पोजिशन में एक शिफ्ट आनी चाहिए, एक हायर स्पिरिट्स आनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी, फ्रीडम आनी चाहिए। इसी का फुटनोट है, द साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द डिस्पोजिशन ऑफ माइंड, disposition and mind, however, may be expected only soon after the medicine has been taken when the dose has been sufficiently minute। ठीक है ना, जो ये साइंस है इंप्रूवमेंट के, हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सून आफ्टर द मेडिसिन हैज बीन टेकन।
जैसे ही मेडिसिन ली वैसे ही, जब जब मेडिसिन सफिशिएंटली माइन्यूट हो, ठीक है ना, एज स्मॉल एज पॉसिबल, एन अननेसेसरली लार्जर डोज ऑफ इवन द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन, आपने दवाई सही दी है लेकिन डोज लार्ज दे दी, एक्ट्स टू वायलेंटली स्पेशली इन द एक्यूट्स में, ये मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई एक्यूट है, इमरजेंसी केसेस है, आपने वहां पे बहुत ज्यादा मेडिसिन दे दी, लार्ज डोज दे दी, इट विल एक्ट वेरी वायलेंटली एंड एट फर्स्ट प्रोड्यूसेस टू ग्रेट एंड टू लास्टिंग अ डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन, माइंड और डिस्पोजिशन की। तो आपको फिर वो सोचना मुश्किल हो जाएगा भी दवाई मेरी सही है कि गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जैसे हमने दवाई दी, आराम, अगर आपकी दवाई सही है तो आराम आना शुरू हो जाएगा माइंड और, लेकिन आपने दवाई डोज ही सब बहुत ज़्यादा दे दी, तो वहाँ पे आपको उल्टा देखने को मिलेगा कि जो माइंड और डिस्पोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, टू अलाउ एज सुन टू परसीव द इम्प्रूवमेंट इन देम, ठीक है ना। वो अलाउ ही नहीं कर रही है इतनी ज़्यादा होम्योपैथिक एग्रेवेशन कि वो इम्प्रूवमेंट हम उसमें देख सकें। आई मस्ट हियर ऑब्जर्व दैट दिस इज सो एसेंशियल रूल in chiefly transgressed by presumptuous tyros in homeopathy and by physicians who are converted to homeopathy from the ranks of the old school। उन्हें जो पुराने भी ओल्ड स्कूल एलोपैथी से होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए हैं, ये चीज उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि फ्रॉम ओल्ड प्रेजुडिसेस these persons abhor the smallest doses of the lowest dilution of medicine in such cases। उनको समझ में ही नहीं आती, उनको पसंद ही नहीं है, उनके दिमाग में ही नहीं पड़ती कि भी स्मॉलेस्ट डोज देनी है। वो मटेरियल वर्ल्ड को साथ में लेके हैं, मैटर के थिंकिंग को साथ में लेके हैं कि भाई इतनी सी दवाई से क्या होगा, and hence they fail to experience the great advantages and blessings of that mode of proceeding। इसीलिए वो जो एडवांटेज और ब्लेसिंग मिलनी है वो स्मॉलेस्ट डोज देके, वो आराम देके, पेशेंट को फटाफट ठीक होते देख के, ठीक है ना, वो जो हमें मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है, वो उनको नहीं मिल पाता। दे फेल टू एक्सपीरियंस दैट विच इज 1000-fold एक्सपीरियंस of that mode of proceeding which a 1000-fold experience is shown to be most salutary। हजारों बार ऐसे एक्सपीरियंस ने हमें बता दिया है कि ये जो है ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक अच्छी फीलिंग होती है जब एक स्मॉलेस्ट डोज दी जाती है और पेशेंट फटाफट फटाफट करके ठीक हो जाता है। दे कैन नॉट अफेक्ट ऑल दैट होम्योपैथी इज कैपेबल ऑफ डूइंग। और इसी वजह से होम्योपैथी क्या क्या कैपेबल है डूइंग, क्या क्या कर सकती है, वो ये इफेक्ट कर दे ही नहीं पाते, ठीक है ना। एंड दिस इज द केस, पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी हमने पहले भी ली है। होम्योपैथी लेने का मतलब ये नहीं कि जो आपको डोज दी गई वो होम्योपैथिक थी। अगर किसी ने पेटेंट ले लिए, अगर किसी ने उठा के मदर टिंचर ले लिए, तो वो तो वैसे ही होम्योपैथिक नहीं है दवाइयाँ। अगर किसी ने बीमारी के हिसाब से कोई दवाई दे दी, कोई ये थेराप्यूटिक्स दे दी, वो तो वैसे ही होम्योपैथिक नहीं है। तो दवाई का नाम होम्योपैथी होने से ये नहीं मतलब बनता कि दवाई होम्योपैथिक होगी। होम्योपैथिक मीन्स उसके सिमिलर होनी चाहिए, माइन्यूटेस्ट ऑफ डोज में होनी चाहिए। लार्ज डोजेस दे रहे हैं, पेशेंट का नुकसान हो रहा है, पेशेंट का एक्सपीरियंस ही ऐसा बन जाता है जी होम्योपैथी ली थी उससे तो गड़बड़ हो गई थी। गड़बड़ इसलिए हुई थी, एंड हेंस दे हैव नो क्लेम टू बी कंसिडर्ड इट्स एडहेरेंट्स। तो बोल रहे कि ऐसे लोगों को खुद को होम्योपैथ कहने का हक ही नहीं है, उनको ये क्लेम करने का कि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, ये भी हक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। होम्योपैथी मीन्स प्रिंसिपल्स। जो होम्योपैथी है वो एक बड़ी प्रिंसिपल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अगर आप उसमें से एक भी प्रिंसिपल को नहीं फॉलो कर रहे, नहीं मान रहे, उसके हिसाब से नहीं कर रहे, तो आप होम्योपैथी बेसिकली कर ही नहीं रहे हो। जितनी मर्जी डिग्री आपके पास होम्योपैथी की, दैट डज नॉट मैटर। इन ट्रुथ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी। वो इंसान होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जितना मर्जी हम बाहर होम्योपैथी क्लिनिक लगा के लिख लें, जितना मर्जी हम होम्योपैथिक मेडिसिन बोल के दे दें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। चलो, आज हमने बात की है इसके ऊपर कि हमने अमल्ट्रेशन एग्रेवेशन कैसे देखनी है, ठीक है, और लार्ज डोजेस देने के क्या क्या नुकसान हैं और स्मॉल डोज देने के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर
जाके दोबारा से इसको पढ़िएगा ध्यान से, फिर से सोचिएगा थोड़ा बैठ के। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो आप पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो, ये जो पढ़ना है ये हमें एक विचार देता है, हमारे एक थॉट को प्रोवोक करता है। तो उस थॉट को प्रोवोक होने दीजिए, आप उसके बारे में थोड़ा बैठ के सोचिए कि क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या बोला गया है, व्हाट इज डिमीनर, उसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकती है। जो आपने पुराने पेशेंट देखे उनके साथ कंपेयर किया, हाँ यार वो पेशेंट था तभी ऐसे मेडिसिन दी थी और यही चेंजेस आई थी, उसने पहली बार ये बोला था। या आपका खुद का एक्सपीरियंस है कोई होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद, उसको याद करिए। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं यही बेसिस बनते हैं आपकी लर्निंग में। हम इसको बोलते हैं कि दिस इज द मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब इसके लिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 20 से। ठीक है, डॉक्टर हनीमैन भी बोलते हैं भाई एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं। एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रुथ। अगर आपने एक हफ्ते में, एक महीने में, 10 दिन में, 2 महीने में सही सच्चाई का एक्सपीरियंस ले लिया तो 20 साल के झूठ से एक्सपीरियंस से बड़ा है वो। और 20 साल का जो झूठ का एक्सपीरियंस उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए डॉक्टर हनीमैन ने ये लास्ट लाइन बड़ी अच्छी लिखी है कि जो होम्योपैथी कर सकती है ये लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। और मेरे पास आप में से कई लोग आए हुए हैं क्लिनिक पे, आपको पता है अभी होम्योपैथी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है होम्योपैथी अगर उनको इन प्रिंसिपल्स के ऊपर दिया जाए। ठीक है ना। तो रिपीटिशन में हमेशा याद रखना है कि रिपीटिशन को तब तक छेड़छाड़ नहीं करनी जब तक एमिलरेशन, सॉरी एमिल, हाँ रिपीटिशन तब तक नहीं करनी जब तक एमिलरेशन चल रही है। सिंपल, ये रूल याद रखना है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती है डिजीज, या थोड़ी डिजीज जो है वो वाइटैलिटी लो है पेशेंट की, तो वहाँ पे हमें रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है। रिपीटिशन भी तब करनी है, आपने उसका आइडिया लगाना है धीरे धीरे कि भाई 5 दिन तक एमिलरेशन हो गई थी, चलो हर 5 दिन के बाद करते रहते हैं। अब 7 दिन तक हो गई थी तो एवरी 7 डे आई विल रिपीट इट। एक्यूट्स में जल्दी भी कर सकते हैं, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में भी हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना। वो आपको धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आप उसके बारे में सीखते जाते हैं। उससे भी नेक्स्ट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग दी एमिलरेशन एंड एग्रावेशन। आपका पेशेंट एमिलरेशन की तरफ जा रहा है कि एग्रावेशन की तरफ जा रहा है। कोई नया सिम्टम है, वायलेंट सिम्टम है, इसका मतलब डोज बहुत बड़ी दे दी है, रुक जाओ। अगर वो नहीं कंट्रोल में आ रहा तो उसको एंटीडोट करना है। अगर कम है एग्रावेशन तो नई डोज दे दो, जो भी नहीं आपके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन है। ठीक है। तो इन चीज़ों को एक बार दोबारा जाके पढ़िए। ये हमारे बेसिक्स हैं ऑफ रिपीटिशन, ऑफ हाउ मच द डोज शुड बी गिवन। उसके ऊपर और स्पेसिफिकली डॉक्टर हमें बताएंगे भी डोज कितनी होनी चाहिए, लेकिन रिपीटिशन के बारे में दीज आर अवर बेसिक्स। बड़ी बार आप पूछते हो भी कितने फ्रीक्वेंटली, ये आपका जवाब यहाँ पे पड़ा भी कितने फ्रीक्वेंटली रिपीट करनी चाहिए। ठीक है ना। वो गोल्डन रूल वही है कि जब तक कम्युनिकेशन चल रही है आराम से बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करना। ठीक है। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट या सेकंड वीक में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप अपने नोट करके रखिएगा या आप भेज दीजिएगा ग्रुप में, बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट, नमस्ते। थैंक यू सर। थैंक यू गुड सर। नाइट सर।